पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने हाहाकार मचा रखा है। बरसात तो हर साल होती है, लेकिन हर साल मॉनसून शहरों की सांसें क्यों अटका देता है, यह सवाल का जवाब कोई नहीं देता। हर शहर हर बार बारिश में क्यों डूब जाता है? क्यों वो शहर जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास ये बिल्डिंग है, ये टेक्नोलॉजी है, वो 40 मिनट की बारिश में गांव जैसे नजर आने लगते हैं? और ये सवाल सिर्फ आज हमारा नहीं है, ये सवाल उन करोड़ों लोगों की परेशानी का है जो हर साल बरसात के महीने में जल प्रलय का सामना करते हैं और हर सरकार की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं कि साहब कुछ तो बदल दो। अक्सर हम और आप कहते हैं कि बारिश बड़ी तेज थी इसलिए शहर डूब गया, लेकिन क्या यह पूरा सच है? जिन शहरों में बसने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं, उन सपनों को बरसात की मार जमीन पर कैसे ला देती? क्यों शहर डूबने लगते हैं? इसकी जड़ें बड़ी गहरी और सिर्फ कुदरत को दोष देना काफी नहीं है। और ये आज इस कचहरी में हम आपको समझाएंगे कैसे बारिश में देश के कई राज्य जो है वो उनके हाल बड़े बेहाल हो गए, लेकिन शहर जो है वो डूब रहे हैं। और इसकी पहली वजह है अनप्लान्ड डेवलपमेंट, यानी बेसिर पैर के डेवलपमेंट जो है वो कर दी गई। हमने अपने शहरों को कैसे बसाया है? ये सिर्फ बिल्डिंग और सड़कें नहीं है, ये एक ऐसे कंक्रीट के जंगल हैं जहां प्रकृति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। और नतीजा ये है कि एक बारिश हमें हमारी औकात याद दिला देती है और कंस्ट्रक्शन कितनी शिद्दत से, गहराई से, गंभीरता से हुआ वो भी समझा देती है। शहरों को डुबा देती है। शहरों के डूबने की दूसरी और बड़ी वजह है बेदम ड्रेनेज सिस्टम। हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ऐसा लगता है कि आज के दौर के लिए है ही नहीं, आज से 50-60 साल पहले किसी पुराने शहर के हिसाब से बनाया गया था। अब आबादी बढ़ गई है, जिंदगी अपडेट हो गई है, गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, लोग ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम हमने अपडेट नहीं किया। शहरों के डूबने की तीसरी जो बड़ी वजह है वो है मेंटेनेंस का भाव। कागज पर तो हर साल लाखों का बजट आता है, लेकिन जमीन पर सफाई और रखरखाव के नाम पर सरकार चाहे जो हो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, और दिल्ली इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब नालियां जाम होंगी तो शहर डूबेगा। शहरों के गोता लगाने की एक और बड़ी वजह है प्लास्टिक और कचरे का मिस मैनेजमेंट। बारिश होती है, प्लास्टिक की पन्नियां, कचरा नालियों को चोक कर देता है, और इसकी वजह से पानी जो कहीं गलती से बनाया गया है निकासी के लिए, क्योंकि ज्यादा तो बनाया ही नहीं गया है, लोग तो मानते हैं कि प्रकृति अपने आप सोख लेगी, लेकिन जहां कहीं बना है वहां पानी कचरा सोख कर देता है, इस वजह से पानी निकलता नहीं। इसके अलावा जब शहर बेतरतीब बसाए जाएंगे तो भी दिक्कत आएगी, और अब यही हुआ है। अंधाधुंध बाजार लगे हैं, नालियों पर अतिक्रमण बढ़ा है, जिससे पानी की निकासी में दिक्कत हो गई है। जलवायु परिवर्तन से लेकर जागरूकता का अभाव भी शहरों को डुबोने वाले कारणों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल कुल मिलाकर फिर वही है, क्या यही सच है? क्या वक्त के साथ शहरों को अपडेट होने की जरूरत नहीं है? सरकारों को नए सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है? और आज इसीलिए कचहरी में हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 3 सरकार तो दिल्ली में हमने भी देखी, अलग अलग लोगों की, लेकिन अभी भी दिल्ली वैसे ही डूब रही है जैसे 15 साल पहले डूब रही थी। और ये किसी एक शहर या किसी एक राज्य की कहानी नहीं है। आप सरकारों के नाम बदल दीजिए, शहरों के नाम बदल दीजिए, राज्यों के नाम बदल दीजिए, अक्सर सारे बड़े शहरों का हाल यही है। लेकिन आज सवाल यह है कि जब आजादी के 79 साल हो गए, तब डूबते शहरों से आजादी कब मिलेगी? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए जिसमें बारिश के बाद जाम ना लगा हो, जल भराव ना हो? क्या हम दूसरे देशों से नहीं सीख सकते? और आज कचहरी में इसीलिए हमने ये संवेदनशील मसला उठाया जो हमसे आपसे जुड़ा हुआ है। हमने इसलिए इस मसले को दिखाने की कोशिश की क्योंकि हम जानते हैं कि समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए। हालांकि समाधान मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है नीयत। वो लड़की थी, कम से कम 1.5 घंटा तड़पती रही ऐसे, बचाओ बचाओ। चाहे प्रेजेंट सरकार थी या इससे पहले जो सरकार रही, उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। घरों में, बेसमेंट में, लोगों की दुकानों में, सब जगह पानी आ रहा है। ना ये तस्वीरें बदलती है, ना ही शहरों की तकदीर। बारिश आते ही सपनों के शहर तालाब बनने लगते हैं। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त बरसात हो रही है, और आप ज्यादा कुछ मत, सिर्फ तस्वीरों के जरिए ये देखिए, ये सामने जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, कई जगह यहाँ पर गाड़ियां देखिए, गाड़ी खराब हुई भी है, वो बीच में रुक गई है। आप एक 2 व्हीलर को देख रहे हैं, वो किस तरह से आगे धीरे धीरे उसको ले जा रहे हैं, वो रुक गया है। सामने ऑटो रुका हुआ है, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग है। ये सामने रास्ता जा रहा है मोती बाग की तरफ,
और आप इस तरफ ये जो रास्ता देख रहे हैं ट्रैफिक रुका हुआ है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आगे बरसात में ये ट्रैफिक जो तमाम गाड़ियां हैं आगे ले जाएं या नहीं, वो भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि कई गाड़ियां यहां पर खराब हो गई है। दिल्ली इस वक्त दरिया में तब्दील होती हुई दिख रही है, तेज बरसात जो हो रही है। और ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये डीटीसी बस जो है यहां से निकल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश हो, लेकिन एक बारिश भी यह शहर सहन नहीं कर पा रही। कहीं दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई तो कहीं एनसीआर बारिश के बाद जाम में फंस गया। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कहें नोएडा का, गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली एनसीआर का, वो कितना अच्छा है उसका एक नमूना है ये कि एक छोटी सी बारिश, एक बारिश जो 5-6 घंटे से बारिश होती है उसमें ही इतना हालत खराब हो जाता है कि अगर आप नॉर्मल बाइक से भी जाएंगे तो आपको बाइक से भी आप गुड़गांव नोएडा जो है 2-3 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसी जाम की हालत यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तस्वीरें नई नहीं, बारिश में पेड़ गिरने की घटनाएं भी असाधारण नहीं, लेकिन इस बार कालकाजी इलाके में जो पेड़ गिरा वो सड़क किनारे नहीं था। पेड़ को बचाते हुए रास्ता निकाला, लेकिन पेड़ जिंदा रहे इसके लिए पानी चाहिए होता है, और जब चारों तरफ कंक्रीट हो तो पानी कैसे मिलेगा। नतीजा जड़ें कमजोर हुई, पेड़ गिरा, एक जिंदगी चली गई। मगर सवाल अकेले बारिश में डूबते दिल्ली एनसीआर का नहीं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शहरों को कैद करने वाले सैलाब की। साल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नतीजा वही रहता है। एक बारिश झेलने की हिम्मत में सोचिए, कोई सिलिकॉन वैली है तो कोई साइबर सिटी, कोई मिलेनियम सिटी है तो कोई नवाबों का शहर, लेकिन कोई शहर यह दावा नहीं कर सकता कि वो बारिश के समय भारी जल जमाव के लिए तैयार रहता है। बहुत परेशानी हो रही है। लोग देखिए सबके गाड़ियां बंद हो रही है, स्कूटी जो काफी चढ़ने वाले हैं 4-4 फुट का पानी ऊपर है, तो लोग कैसे जाएंगे? कोई पैदल इंसान भी नहीं जा पा रहा है। मैं एक्चुअली गाजियाबाद से साकेत आई थी, मुझे ऑफिस आना था, मैं लेट भी हो गई थी, फिर भी मैं आई हूँ। और यहाँ की ऐसी हालत है कि यहाँ से मेरा ऑफिस 5 मिनट दूर है, मैं वहाँ भी नहीं जा सकती, इतना पानी भरा हुआ है। It's been almost 3 hours. आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम आ रहे हैं आजादपुर साइड से। हाँ, गुड़गांव जाना है अपने को। गुड़गांव ही नहीं पहुँच पाए 3 घंटे से? नहीं, चौथा घंटा लग गया हमें। और ये हाल तब है जब दिल्ली से लेकर मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों की सिविक बॉडीज का करोड़ों रुपए का फंड होता है। दिल्ली के लिए 2025-2026 के लिए 10,537 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुंबई में इसी अवधि के लिए बीएमसी ने 74,427 करोड़ का बजट पेश किया। इसी वित्त वर्ष के लिए गुरुग्राम नगर निगम का 1561 करोड़ का बजट पास हुआ। जाहिर है इनमें काफी पैसा नालों की सफाई और रखरखाव पर खर्च होता हो, यानी नगर निगमों के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी बारिश आते ही बड़े बड़े शहर डूबने लगते हैं। पानी कमर तक दिखता है, घंटों घंटों तक जाम लग जाता है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चोक हो जाता है। जो रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहा है वहां पर आपको ट्रैफिक ना के बराबर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सड़क जो मेरठ से आ रही है गाजियाबाद होते हुए दिल्ली को जा रही है, ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है, उस पर अक्षरधाम के पास क्या स्थिति है ट्रैफिक की आप देखिए। बिल्कुल गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थमी हुई है और एक दूसरे से बिल्कुल सट करके गाड़ियां चल रही हैं, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ और आगे अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां आगे बढ़ तक नहीं पा रही हैं, और ये सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं। अब सवाल है कि समस्या है तो समाधान कैसे निकले? जवाब आपकी और सिस्टम की इच्छा शक्ति में छिपा है। जब हम अंडरग्राउंड मेट्रो बना सकते हैं, समंदर के अंदर बड़े सेतु का निर्माण हो सकता है, तो फिर बारिश के पानी को लेकर अच्छा फ्लड कंट्रोल सिस्टम क्यों तैयार नहीं हो सकता? चलिए आपको जापान की राजधानी टोक्यो लेकर चलते हैं। टोक्यो मुंबई की ही तरह फ्लड प्लेन यानी बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ और सैलाब टोक्यो में भी आता है, पानी वहां भी इकट्ठा होता है, कई बार जान माल के नुकसान की खबरें भी आती हैं, लेकिन वहां जल जमाव से निपटने के लिए शानदार इंजीनियरिंग का सिस्टम है। टोक्यो के फ्लड कंट्रोल सिस्टम को मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल यानी जीकेएन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें जमीन के नीचे बड़े बड़े साइलोस हैं जो 6.3 किलोमीटर लंबी सुरंगों के नेटवर्क से जुड़े हैं, और ये जमीन से 50 मीटर नीचे मौजूद है। जब भारी बारिश आती है तो नदियों से बाढ़ का पानी इन बड़े बड़े कंक्रीट के खंभों में इकट्ठा होता है और फिर सुरंगों के जरिए बड़े अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। यह टैंक एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और इसकी छत 59 बड़े बड़े खंभों पर टिकी हुई है। इसे अक्सर अंडरग्राउंड मंदिर यानी अंडरग्राउंड टेम्पल कहा जाता है। एक बार जब टैंक पानी में इकट्ठा हो जाता है तो इसे 4 पंप की मदद से वापस नदी में निकाल दिया जाता है। सोचिए
एक पंप 1 सेकंड में 200 टन पानी निकालने की ताकत रखता है। इस प्रोजेक्ट ने टोक्यो की बाढ़ से लड़ने की क्षमता में काफी इजाफा कर दिया। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव। न्यूयॉर्क कंक्रीट वाला शहर, इसलिए जब पानी आता है, बारिश होती है, तो ये पानी जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। शायद यही वजह है कि न्यूयॉर्क में सड़क किनारे मिनी गार्डन्स बने हुए हैं। ये मिनी गार्डन सैकड़ों गैलन तक पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 11,000 फ्लड सेंसर लगे। इसके अलावा ईस्ट साइड कोस्टल रेजिलियंस सिस्टम, ये 2.5 मील में फैला फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है, जिसमें कंक्रीट की दीवारें और तटबंध बनाए गए। कुछ इलाकों में पार्क और ऊंचा उठाकर बनाया गया है ताकि पानी बर्बादी न करे। बहरहाल इन सब का मतलब यह नहीं है कि बाढ़ से तबाही नहीं हुई। कुदरत पर तो किसी का बस नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ठान लिया जाए तो फिर सिस्टम को अपग्रेड करने में वक्त नहीं लगता। और यही हमारे देश के बड़े बड़े शहरों के लिए वक्त की मांग है। शहरों को डूबने से बचाना है तो सिस्टम को अपग्रेड करना ही होगा, वरना साल दर साल ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। चलिए, जापान न्यूयॉर्क का सिस्टम अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी अगरतला से कम हम सीख सकते हैं। त्रिपुरा की राजधानी ने साल 2018 के बाद से अपने फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पर जबरदस्त तरीके से ध्यान दिया। लूज स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो या फिर एडवांस पंपिंग सिस्टम, 18 हाई पावर पंप हैं जो 9 लाख लीटर पानी हर घंटे निकाल सकते हैं, ताकि वहां पर फ्लडिंग या जलभराव जैसी समस्या को रोका जा सके। जब बिजली चली जाए तो उसका भी वहां इंतजाम कर रखा है। 6 डीजल वाले पंप लगे हैं। फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम जमीन पर एक्टिव है और यह सब करने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है। जो हमने कहा था रिपोर्ट दिखाने से पहले कि बस नीयत चाहिए, वहां नीयत थी तो हो गया। बड़े शहरों की नीयत जो है उस सवालिया निशान है, क्योंकि बड़ी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी बॉडीज को यह समझना चाहिए कि अल्टीमेटली नीयत है, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आप चाह क्यों दे रहे हैं, यह सवालिया निशान है। क्योंकि ब्लूप्रिंट बनाना आसान काम है, लेकिन ब्लूप्रिंट बनाकर उसे अगर आप अमल करेंगे तभी सही मायने में आम आदमी बारिश को एंजॉय कर पाएगा। ये बारिश राहत बनकर आएगी, दहशत या आफत बनकर वो महसूस नहीं करेगा। लेकिन ये बात समझी जाए तब बात है।